All right, so we are going to start today with chapter number 14. And chapter number 14 marketing mix में हमने लास्ट में प्राइसिंग खत्म करा था, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग प्ले स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड पी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और बेसिकली मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और काम मेन जो होता है दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, क्योंकि आपने जो है वो राइट डिसीजन लेना होता है दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द कस्टमर। मतलब प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है। तो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज डिस्ट्रीब्यूशन channels in this particular chapter. So place is basically the distribution channel used by the businesses to distribute the product to the customers. और कस्टमर्स ज़्यादा कन्वीनियंटली जो है वो अपने प्रोडक्ट को अपने पास आजकल के दौर में जो है वो चाहते हैं कि इवन कि ग्रोसरी जो है वो करना बाहर नहीं जाने जाते हैं। और आजकल जो दुनिया भर में ट्रेंड है वो है कि कन्वीनियंटली ग्रोसरी जो है वो खुद घर पे आ जाए। सो बेसिकली बिजनेसेस जो हैं उनको या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उनको ये डिसीजन लेना रिगार्डिंग प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कस्टमर के लिए टू गेट योर प्रोडक्ट, उतनी ही ज़्यादा आप मैक्सिमम सेल्स अचीव कर पाओगे। तो देयर आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट द बिजनेस यूजेस। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपका दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर द प्रोड्यूसर सेल्स इट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। सो यूजुअली व्हेन देयर वाज नो टेक्नोलॉजी द बिजनेसेस यूज्ड टू सेल सेंड होम मेल्स वगैरह। और आप कॉल करके जो है वो ऑर्डर करते थे एंड देन दे यूज्ड टू डिलीवर इट एट होम। तो डायरेक्ट सेलिंग होता है, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट सेल करते हो अपना। दैट इज डायरेक्टली द बिजनेस सेल्स टू द कंज्यूमर विद नो वन इन्वॉल्व इन द मिडिल। सो यूजुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सबसे आसान और सबसे कन्वीनियंट होता है, बिकॉज कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर का डेटा बिजनेस तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल सकता है। और बिजनेस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद द कस्टमर। सो अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस है कोई भी चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन कोड ज़्यादा जल्दी डिटरमिन कर सकता है। So the benefit of direct selling is that producers are able to keep direct link with the customer, and lower prices can be charged because there is no wholesaler or retailer involved. So you can charge lower prices to attract more number of customers. However, drawbacks इसके ये हैं कि it is quite expensive as the courier and post service can be very costly. For example, if you're selling your product directly by using a courier service and not your own distribution channel, so that can be very expensive and costly because they will charge a fee from you. And secondly, usually impractical in mass markets. When you're selling at a mass level, that means आपके लाखों कस्टमर्स हैं, तो लाखों कस्टमर्स के घर पे प्रोडक्ट पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल और कॉस्टली हो जाएगा। So when you're targeting mass markets, you should ensure that this method is not used, because अगर आप लार्ज मार्केट्स को टारगेट कर रहे हो तो लार्ज मार्केट्स को टारगेट करने का मसला ही आता है कि एक तो आपका कुरियर एक्सपेंस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड सेकेंडली इट विल गेट डिफिकल्ट टू डिलीवर ऑन टाइम। तो आपके डिलीवरी डिलेज आना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका कस्टमर जो है वो शायद कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। देन वी हैव सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट इज यूजिंग अ रिटेलर। अब रिटेलर कौन होता है बच्चों? देखें, रिटेलर्स आर बेसिकली स्मॉल शॉप्स दैट आर स्प्रेड अक्रॉस द रीजन और अक्रॉस द नेशन। बेसिकली छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं आपकी या बड़े बड़े जो मार्ट्स वगैरह होते हैं, इनको हम कहते हैं रिटेलर्स। और इनका काम क्या होता है? बिजनेस से खरीदना और आगे कंज्यूमर को अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के सेल कर देना। तो retailer is the middleman who buys the goods from the producer and sell it to the customer after keeping its profit margin. तो एक प्रोड्यूसर होता है आपका, वो रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर को सेल करता है। सो इट गेट्स कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू गो टू द रिटेलर एंड बाय द गुड। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास डायरेक्ट जाओ तो प्रोड्यूसर जैसे कि वेट काफ़ी करा रहा था, 2 से 3 दिन वो लगा रहा था आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। लेकिन रिटेलर के पास उसके पास ऐसा सिस्टम मौजूद होता है, उसके पास अपना मार्ट होता है, अपनी शॉप होती है जहाँ पे प्रोडक्ट 24/7 अवेलेबल होता है और आप जाके जो है वो प्रोडक्ट को अपने टाइम पे खरीद सकते हो। तो कन्वीनियंस इसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो द बेनिफिट इज दैट इट विल बी एबल टू सेल लार्ज क्वांटिटीज टू द रिटेलर। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर स्प्रेड आउट होते हैं थ्रू आउट दी रीजन, तो यू आर एबल टू सेल इट डायरेक्टली एंड टू मोर नंबर ऑफ रिटेलर्स, तो ज़्यादा आपका मार्केट शेयर बढ़ने के चांसेस होते हैं। Secondly, the producer does not have to bear the storage cost. Now, all the storage cost is not absorbed by the producer, rather, the retailer will also be
पेइंग सम स्टोरेज कॉस्ट। तो सारा स्टोरेज का खर्चा, स्टोरेज की टेंशन किसकी है? आपके रिटेलर की है, बिकॉज ही विल बी स्टोरिंग द प्रोडक्ट। एंड थर्डली, द प्रोड्यूसर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंज्यूमर फ्रॉम द रिटेलर्स। आपके प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा मिल सकती है, और वो जो रिटेलर्स है वो फिर आगे बिजनेस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो बेसिकली retailers can collect a large set of information from the consumer and will forward it to the producer. However, the drawbacks are that no direct contact with the customers. डायरेक्ट सेलिंग में ये होता था कि आपका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता था। तो कस्टमर को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही थी तो वो आपसे बात करता था, कोई चीज उसको पसंद नहीं है, कोई चीज चेंज हो रही है, सो ही यूज्ड टू टॉक डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। हाउएवर नाउ द रिटेलर इज बीइंग इन्वॉल्व, तो रिटेलर को वो सारी बात बताता है, लेकिन शायद रिटेलर आप तक वो बात पहुंचाए ना। Secondly, often the prices are set higher as retailers margin is included. तो प्राइसेस आपको ज्यादा सेट करनी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर आपको मार्जिन भी अब्सॉर्ब करना होता है ऑफ द रिटेलर। सो दैट इज व्हाई रिटेलर मार्जिन भी ऐड अप हो जाता है, व्हिच इंक्रीजेस द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस एज वेल। एंड थर्डली, रिटेलर्स माइट आल्सो कीप कंपेटिटिव प्रोडक्ट। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आपको फायदा ये होता है कि आपको जो है वो एक्सक्लूसिविटी मिलती है कि आपका जो प्रोडक्ट है आप वो एक्सक्लूसिव है, आप किसी और का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे। और द कॉन्ट्रेरी, अगर आप इम्तियाज जैसे स्टोर पे चले जाए तो वहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप चीज खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड की चीजेस जो है वो मौजूद रहेंगी। तो रिटेल स्टोर्स का एक ये डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो एक्सक्लूसिविटी, कोई चीज एक्सक्लूसिव नहीं होती। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 3। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नंबर 3 इज यूजिंग अ होलसेलर एंड अ रिटेलर। बेसिकली होलसेलर और रिटेलर को जब आप इन्वॉल्व करते हो इन सेलिंग योर प्रोडक्ट, तो होलसेलर इज द वन हु बाइज द गुड्स इन बल्क एंड ब्रेक्स द बल्क एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड टू द रिटेलर। तो होलसेलर क्या कहता है? बल्क क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट खरीदता है और बल्क क्वांटिटी में खरीद के वो आगे रिटेलर्स को देता है बाय ब्रेकिंग द बल्क, एंड द रिटेलर्स देन फाइनली सेल इट टू द कंज्यूमर्स। सो देयर इज अ प्रोड्यूसर, he buys in bulk, he sells in bulk to the wholesaler who buys in bulk from the producer, and then the wholesaler breaks the bulk and sell it to the retailers who then sells it to the final consumer. So ये usually आपके टू मिडलमैन यहाँ पे आ जाते हैं, the wholesaler who is the bulk buyer जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपसे प्रोडक्ट खरीदता है, and then there is the retailer who sells the product further to the consumer. So what are the benefits? Benefits are that producer is able to sell the products in a larger quantity to the wholesaler. तो एक साथ आपका बहुत सारा गुड जो है वो होलसेलर के पास चला जाता है। सो दैट इज अ बेनिफिट दैट यू कैन सेल अ लार्ज क्वांटिटी इन बल्क टू द होलसेलर। अब होलसेलर का काम है वो आगे किस तरीके से सेल करे प्रोडक्ट। सेकेंडली, स्टोरेज कॉस्ट आर बोर्न बाय होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। सारी स्टोरेज कॉस्ट होलसेलर और रिटेलर को पे करनी है बिकॉज दे आर स्टोरिंग द प्रोडक्ट, सो देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट फॉर द बिजनेस। एंड थर्डली, होलसेलर्स ऑफन सेल टू मोर रिटेलर्स एंड सो द प्रोडक्ट रीचेस टू वाइडर ऑडियंस। तो यूजुअली होलसेलर जो है उनके लिंक में बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं, और बहुत सारे रिटेलर्स होने का फायदा ये है कि दिस डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू दीज डिफरेंट रिटेलर्स एंड देयरफॉर दीज रिटेलर्स कैन सेल मोर एंड अर्न मोर प्रॉफिट। प्लस जो बिजनेस होलसेलर को सेल कर रहा है और होलसेलर जो आगे वाइडर ऑडियंस को दे रहा है, तो इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन भी काफी ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज भी काफी ज्यादा बन जाता है। However, the drawbacks are that selling price are higher, क्योंकि अब होलसेलर भी आ गया तो होलसेलर भी अपना मार्जिन रखेगा। सेकेंडली, होलसेलर्स आल्सो डिस्ट्रीब्यूट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो होलसेलर्स के पास भी एक्सक्लूसिविटी नहीं है, ये भी जो है वो क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 4, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 4 इज व्हेन यू यूज एन एजेंट। प्रोड्यूसर है वो एजेंट का इस्तेमाल करता है, एजेंट होलसेलर का, होलसेलर रिटेलर का, और रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सेल करता है। यूजुअली एजेंट इन्वॉल्व होते हैं जब आपको फॉरेन मार्केट्स में एंटर होना होता है, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में एंटर होने के लिए आप अगर अपना पूरा सिस्टम वहां लेके जाओगे, आप मार्केट रिसर्च करोगे, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। एजेंट हैज लिंक्स विथ होलसेलर रिटेलर्स, तो आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो है वो एजेंट को प्रोडक्ट सेल करता है, एजेंट आगे जो है वो होलसेलर और रिटेलर को प्रोडक्ट पहुंचाता है। तो कंप्लीटली अगर आप किसी नई मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं, तो उस नई मार्केट में एंटर होने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? एजेंट का।
So agent has the information about the wholesalers and retailers in the market. और वो फिर क्या करता है, वो आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे होलसेलर और रिटेलर को सेल करता है, हु देन सेल इट मोर फर्दर टू द कंज्यूमर्स। जैसे खाड़ी है, अब खाड़ी को अगर यूएस की मार्केट में एंटर होना है तो उसका एक यूएस का एजेंट होगा, वो क्लोथिंग होलसेलर्स से बात करेगा, फिर क्लोथिंग होलसेलर्स तक माल आ जाएगा खाड़ी का, क्लोथिंग होलसेलर आगे रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा, फिर रिटेलर आगे अपनी स्टोर पे उसको लॉन्च कर देगा। Then we have the benefits of using agents. Again, manufacturers may not know the best way to sell to the market. तो एजेंट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि बिकॉज अ गुड मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बी अ गुड रिटेलर। तो यूजुअली एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप फॉरेन मार्केट्स या इवन लोकल मार्केट्स में जिन एरियाज को आपने टैप नहीं करा हुआ, जिन एरियाज में आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, आप वहां जाके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एजेंट्स आर अवेयर ऑफ द लोकल कंडीशंस। एजेंट्स को बहुत अच्छा पता होता है कि लोकल कंडीशंस वगैरह क्या हैं। सही है, दे इवन नो द लीगल लॉज लोकली। सो यूजुअली क्या होता है कि दे आर द बेस्ट पोजीशन टू सेल द प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव द मोस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉरेन मार्केट्स। However, the producer has less control over how the product will be sold to the consumer. अब प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है, अब जो रिटेलर है वो उसको जैसे सेल करता है वो उसके ऊपर है, मतलब वो बॉक्स से बाहर निकाल के सेल करे, बॉक्स के अंदर रख के सेल करे, कोई रैपिंग करके सेल करे, वो कंप्लीटली उसका काम है। हमने तो यहाँ से प्रोडक्ट बेच दिया। सो यूजुअली देयर इज लेस कंट्रोल ओवर द प्रोडक्ट। तो आप अगर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हो तो वो चेंजेस जो है वो काफी टाइम में आएंगी, बिकॉज प्रोड्यूसर के पास कंट्रोल नहीं है प्रोडक्ट का। एंड सेकेंडली, इट कैन बी कॉस्टली एज वेल। एजेंट यूजुअली हाई फीस कमीशन चार्ज करते हैं, सो दिस कैन बी वेरी कॉस्टली। नाउ दीज आर द फोर मेन distribution channel. Direct selling, where consumer sell, where the producer sell it directly to the consumer. Then we have the retailer, the distribution channel 2, that is retailer. You use retailer to distribute the product. Then there is wholesaler and retailer, the business uses to distribute the product. And then there is agent, wholesaler, and retailer used to distribute the product to the consumer. Now, what are the factors affecting the distribution channels? Now, which factor do you think affects the distribution channel or the selection of distribution channel? Now, for example, the type of the product. If you're selling a technical product, then direct selling is much more better. However, if it is a perishable item, then retailer could be used to sell the product. Type of product मतलब technical product है, मुश्किल है इस्तेमाल करना, तो डायरेक्टली सेल करना पड़ेगा ताकि तरीकेकार बताना होगा how to use this particular application or whatever you want to show. Secondly, how often the product is purchased. Usually, there are some products which are purchased regularly, which are known as fast-moving consumer goods (FMCG) products. Fast-moving consumer goods products are the products that we can say that are purchased on daily basis. So the products that are purchased on daily basis cannot be sold directly, and rather retailers will have to be used in order to sell. फिर selling to another producer or consumer. Whether you're selling to another producer or whether you're selling to another consumer. Because usually B2B markets, that is business to business markets, usually use direct selling to sell their product. Whereas B2C markets, in B2C markets, we have business selling it to consumer. Or businesses sell to wholesalers or businesses sell to retailers. So whether your product is a producer product or a consumer product, you should identify that. Then selling abroad. If you're selling abroad, then you will have to use agent. If one of the factors is that you want to sell your product abroad, then agents will be the best option because you cannot go there physically, remain yourself and research. So agents are already having information about the market. They know who the wholesaler is, they know who the retailer is. Then the location of the customers. If you're geographically spread out, if you have customers that are geographically spread out, then you're going to use retailers because the customers are far beyond your reach. Whereas if they're in clusters, like a specific area has some of the customers that you are going to sell, so that means you can use direct selling. And where are the competitors' products sold? For example, Pepsi जहाँ होती है वहाँ Coke आपको दिखेगी, right? So wherever there is competitors' product, you can sell
द प्रोडक्ट थ्रू रिटेलर्स। जहाँ पे भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट रखा हुआ है वहां पे जो है वो आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। सो दिस इज द मार्केटिंग मिक्स प्लेस। समझ आ गया बच्चों? यस, होलसेलर्स अर्न प्रॉफिट, बिल्कुल ऐसा ही है जी। आयशा, P1 का मॉक है, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी हाउ आई कैन प्रिपेयर फॉर इट? आयशा, यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल लेट यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। उसके लिए दो अलग वीडियोस हैं मेरे पास फॉर द पास्ट पेपर, सो यू हैव टू लुक दैट। पेपर वन की वीडियो है वो, कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वन। तो पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए आपको, वेल एंड गुड। डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड होलसेलर। तो बेटा रिटेलर जो होता है वो बेसिकली होता है आपका, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ लिंक करता है। मतलब दे आर द वंस हु सेल डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। जैसे आपके घर के पास कोई शॉप होगी, वहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा, तो दैट इज बेसिकली रिटेलर। Whereas wholesalers कौन होते हैं? Wholesalers are basically those people who buy in bulk and not sell directly to the consumer. They buy in bulk and sell to different retailers. For example, आपने बल्क में पेप्सी के कार्टन वो क्रेट खरीद लिए, और आपने अपने घर के पास वाले जितने भी शॉप्स हैं वहां पे आपने एक क्रेट जो है वो सेल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दैट इज बेसिकली योर wholesalers too. They buy in bulk from the producer, and their main buyers are retailers, not consumers. Retailers के main buyers कौन है? Consumers. So that is the difference. All right. Now there is another P, the fourth P and the final P, that is in the marketing mix we have promotion. अब promotion क्या होता है? Promotion is where marketing activities aim to raise customer awareness of the product to generate sales and brand loyalty. बेसिकली जब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और कस्टमर्स को बताते हो अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली व्हाट प्रमोशन इज। सो एम्स ऑफ प्रमोशन की बात करते हैं कि आपका बिजनेस प्रमोशन करता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ प्रमोशन, और लाइक व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव दैट द बिजनेस वांट टू अचीव। सो फर्स्टली दे वांट टू अचीव अ ब्रांड आइडेंटिटी। व्हाट इज ब्रांड आइडेंटिटी? बेसिकली आप अपने कस्टमर को एक नाम, एक लोगो देते हो, और वो नाम और लोगो जो है वो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट करता है फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। So the aim of the promotion is to create brand identity. For example, Nike is having a tick as its brand logo. So this is what identity is given to Nike products. Secondly, to inform the people about the products. आप अपने customers को और लोगों को बताना चाहते हो, अवेयर करवाना चाहते हो उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में. For example, if you're launching a new product in the market, you need to tell the customers about your new product so that they come and buy your product. So for that you do promotion. Thirdly, to introduce new products into the market. मार्केट में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए आप क्या करते हो? प्रमोशन करते हो. फोर्थ, यू हैव टू compete with competitors. कंपटीशन, competitors से compete करने के लिए on the in the market you promote your product, ताकि जहां पे भी competitor का प्रोडक्ट हो वहां आपका प्रोडक्ट भी मौजूद होना चाहिए. Then to increase sales, of course sales increase करने के लिए भी जो है वो आप अपनी मार्केटिंग करते हो. And lastly, to increase the company image. दैट इज अपनी कंपनी की इमेज बढ़ाने के लिए, अच्छी करने के लिए उसको और ज्यादा आप क्या करते हो? अपनी प्रमोशन करते हो. तो प्रमोशन के अंदर बेसिकली यू एम फॉर अचीविंग बिग, यू एम फॉर informing the customers about your product and attracting them to buy the product so that you can increase your sales and profits. Now usually there are two types of advertising that the business uses. Whenever the business advertise, either it informs about the product, which is known as informative advertising, or either it persuades the customer to buy the product, that is persuasive advertising. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मोबाइल फोन का ऐड देखते हैं जिसके अंदर मोबाइल के फीचर्स बताए जा रहे हैं, कि उसकी स्क्रीन कैसी है, उसका कैमरा कैसा है, उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसकी चार्जिंग स्पीड क्या है. सो दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, व्हेन यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट. Whereas another one is persuasive advertising, when you persuade the customer to buy the product. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छी कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो जिसकी वजह से कस्टमर परसुएड होता है कि यार वो आके प्रोडक्ट को खरीदे. फॉर एग्जाम्पल, रोजे से पहले ये जो एड्स वगैरह आते हैं, सब रोसा मेन्यू के एड्स आते हैं, फ्राइड चिकन और ये सारी चीजें, तो ये कितना आपको अच्छी लगती है ना, परसुएड करती है कि यार अभी जाके खा लो इसको. तो इस तरीके की परसुएशन होती है. फिर आप कोई सेलिब्रिटी वगैरह लेकर आ जाते हो ऐड में,
सेलिब्रिटी वगैरह ऐड में आ जाता है तो उसके फैंस वगैरह परसुएड होते हैं टू बाय द प्रोडक्ट. तो यूजुअली दिस इज व्हाट परसुएशन इज, दैट यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट in such a way that consumers are persuaded to buy the product. Then we have different types of advertising media. We use television, social media, on internet to advertise. We use billboards. टीवी पे ऐड देखते हैं हम लोग, इंटरनेट सोशल मीडिया पे ऐड देखते हैं, बिलबोर्ड्स पे ऐड देखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैगजीन न्यूज़पेपर्स वगैरह पे ऐड देखते हैं, बसेस ट्रांसपोर्ट पे ऐड वगैरह लगे होते हैं, फिर उसके बाद आपका बसेस ट्रांसपोर्ट, जैसे अभी रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी था तो पाकिस्तान में बसेस पे जो चल रही हैं उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट हुई हुई थी. सिनेमा में आप एडवर्टाइज देखने, कोई मूवी देखने जाएं आप, तो मूवी देखने जाएं तो वहाँ पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखनी पड़ती है आपको पहले, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स. इवन जो ट्रेलर्स वगैरह चल रहे होते हैं मूवी के पहले, वो भी एडवर्टाइजमेंट ही है, दैट द ट्रेलर इज शोइंग दैट हाउ द मूवी विल लुक लाइक एंड इट इज अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स टू कम एंड वॉच द मूवी. एंड देन रेडियो पे भी आप जो है वो सुन रहे होते हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है. और एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट होते हैं कि दैट इट कैन टारगेट अ लार्जर ऑडियंस, इट कैन क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी, एंड इट कैन रिमूव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो एक ये लार्जर ऑडियंस तक बात पहुंचती है. सेकेंडली एक ब्रांड आइडेंटिटी आपकी क्रिएट होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो ब्रांड है वो लोगों की नज़रों में जाता है और वो लोगों को दिखता है, तो फिर लोगों को वो ब्रांड याद हो जाता है नाम से. एंड देन कैन रिमूव एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. अगर रिसेंट फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले मैकडोनल्ड्स के ऊपर केस बना था कि यार मैकडोनल्ड्स जो है वो अपनी चिकन वगैरह फ्रेश नहीं रखते, तो टू टू ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग थी. तो मैकडोनल्ड्स वालों ने क्या करा, दे ओपन देयर किचन फॉर द कस्टमर्स, कि आओ आप लोग स्लॉट बुक कराओ और हमारे किचन के अंदर विजिट करो और देखो आके कि हम लोग किस तरीके से अपने बर्गर्स वगैरह और चिकन वगैरह और सप्लाईज वगैरह को मैनेज करते हैं. सो दैट वाज आल्सो प्रमोटेड. हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग. टीवी पे ऐड चलाने के इतने महंगे पैसे होते हैं, ऐड शूट करने के पैसे होते हैं, सेलिब्रिटीज इतने पैसे ले रहे होते हैं. सो दिस मेथड इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इट माइट नॉट टारगेट द राइट और स्पेसिफिक कस्टमर्स. यूजुअली आप टीवी पे ऐड देख लगाते हो, लेकिन कौन देखता है आजकल टीवी? सही है, तो टीवी पे ऐड चलाने का शायद इतना ज्यादा फायदा ना हो, पीआर शिप ना हो. सही है, या जो देख भी रहा है शायद वो वैलिड पर्सन ना हो. फॉर एग्जाम्पल आप जूतों का वो पेन का ऐड चला रहे हो, एक्सपेंसिव पेन का ऐड, लेकिन जो बंदा देख रहा है ऐड को, वो 15 रुपए वाले से ज्यादा पेन लेता ही नहीं है, उसको पता है मैं खो दूंगा पेन. तो मतलब इस तरीके से आप जो है वो स्पेसिफिक कस्टमर को नहीं, बल्कि हर कोई आपका ऐड देख रहा होता है. अब उसमें से जितने भी कस्टमर्स हैं उन्होंने देख लिया तो उनके लिए फायदा हो गया. एक भी कस्टमर नहीं देखा, फालतू लोगों ने ऐड देख लिया जो आपकी टारगेट मार्केट का पार्ट ही नहीं थे, फिर आपके ऐड की कॉस्ट सारी जाया हो गई. देन अनदर मेथड वी हैव, दैट इज टू प्रमोट द प्रोडक्ट, दैट इज सेल्स प्रमोशन. अब सेल्स प्रमोशन में आप कस्टमर को क्या देते हो कि जब वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आता है उसको आप इंसेंटिव देते हो. बहुत मशहूर है, दैट इज बाय वन गेट वन फ्री. बाय वन गेट वन फ्री इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन, जिसके अंदर आप कस्टमर को एक खरीदने पे दूसरा बिल्कुल फ्री दे रहे होते हो, विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कि यार एक के पैसों में डबल आ गया. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन. वी हैव प्राइस रिडक्शन, जब आप प्राइसेस कम कर देते हो. मनी ऑफ कूपन्स, आपको कूपन्स मिलते हैं जिससे मनी ऑफ मिल जाता है आपको 70%, 30%, 40%. बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर आपकी मिल जाती है, आपकी सेल्स प्रमोशन है. फ्री गिफ्ट्स आप देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल चाय की पत्ती जो होती है, आपके टी बैग्स, वो जब आप उसका पैकेट खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक मग फ्री मिल जाता है, फ्री गिफ्ट्स देने से. कॉम्पिटिटर्स सच एज लकी ड्रॉज एंड ऑल. कॉम्पिटिटर्स सॉरी कॉम्पिटिशंस आप करवाते हो. कंपटीशन जैसे कि अभी रमजान में जो है वो उम्रे का टिकट आप जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करके दे दो, कि भाई आप उसको खरीदें, परचेज करें बॉटल, स्कैन करें कोड, सही है, और स्कैन करके लकी ड्रॉ में शामिल होकर उम्रे का टिकट जीतें. तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स लगाते हो ताकि सेल्स हो. फ्री सैंपल सैंपल वगैरह आप जो है वो दे रहे होते हो अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ. जैसे फॉर एग्जांपल डिपिट एक केचप कंपनी है जिनका एक नया सॉस वो लॉन्च कर रहे हैं, तो अपने पुराने केचप्स के साथ वो नया सॉस अटैच करके दे रहे ताकि कस्टमर उसको भी ट्राई करें और अगली बार आके वो भी खरीदें. पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्लेस, यूजुअली स्टोर्स वगैरह में आप देखते होंगे कि आपके प्रोडक्ट खुले हुए रखे हुए होते हैं सामने, एंड यू कैन टेस्ट दैट प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल कोई परफ्यूम खरीदने जा रहे हैं तो उसका टेस्टर आगे रखा हुआ होता है, सो यू कैन स्मेल द परफ्यूम बिफोर यू बाय इट. अगर आप कोई लैपटॉप या सेलफोन लेने जा रहे हैं तो वो लैपटॉप और सेलफोन आपके फ्रंट पे रखा हुआ होगा, उसको आप इस्तेमाल करके उसका फील देख के फिर खरीद सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं. देन देयर इज आफ्टर सेल सर्विस. फॉर एग्जांपल कोई रेफ्रिजरेटर आप लेते हैं, खरीदते कंपनी से, घर जाते हैं, उसमें कुछ खराबी आ जाती है,
तो उसके बाद भी जो है वो कंपनी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रही है आपके पास टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सो दैट इज ऑल्सो आफ्टर सेल सर्विस। और आफ्टर सेल सर्विस भी इंक्रीजेस द इंसेंटिव टू द कस्टमर, एंड दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या होती है कि जब आप कस्टमर का इंसेंटिव बढ़ाते हो बाय सेलिंग देम वेल। सो द बेनिफिट्स आर दैट इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन पीरियड्स। तो जब आप अपनी सेल्स प्रमोशन इस्तेमाल करते हो तो सेल्स प्रमोशन में ऑफ सीजन में आप ज्यादा सेल कर पाते हो। वाई? बिकॉज बाय वन गेट वन फ्री जैसी ऑफर जो है वो कस्टमर रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए कस्टमर जो है वो फिर भी उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन वो कस्टमर जो है वो कंज्यूम कर लेता है प्रोडक्ट। देन इट encourages न्यू कस्टमर्स टू ट्राई एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब यूजुअली क्या होता है कि नए कस्टमर्स आपकी तरफ, आपके बिजनेस की तरफ एक्स्ट्रा अट्रैक्ट इसलिए भी नहीं होते क्योंकि आप बहुत सारी प्राइस चार्ज कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी दिनों के लिए या थोड़े टाइम के लिए आप सेल्स प्रमोशन दे दो, ताकि एटलीस्ट वो नया कस्टमर का जो फियर था कि प्राइस इतनी ज़्यादा है और प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो वो कम हो जाएगा जब आप प्राइस कम कर दोगे। एंड व्हेन इफ यू आर सेलिंग अ गुड प्रोडक्ट, देन द न्यू कस्टमर विल कंज्यूम द प्रोडक्ट एंड विल कीप रिटर्निंग एज वेल। थर्डली, इट एनकरेजेस कंज्यूमर्स टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स। तो आपके कस्टमर्स जो है वो नए प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं। एंड लास्टली, इट एनकरेजेस एक्जिस्टिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर्स। सेल्स प्रमोशन से आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर आपका प्रोडक्ट खरीदा जाता है हमेशा। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ promotion, that is public relation and sponsorship. Public relation is when a business promotes a good brand image of its product by various forms, including getting well-known personalities to promote the product. फॉर एग्जाम्पल, एक्टर्स वगैरह को आप लेकर आते हो और एक्टर्स आपकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं ऑन द एडवर्टाइजमेंट कि ये मेरा वादा है कि ये जो है वो प्रोडक्ट इतने टाइम तक चलेगा। तो व्हेन अ वेल नोन पर्सनालिटी अ वेल नोन पर्सनालिटी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, सो दैट इज बेसिकली कि आपका प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ मार्केट में बढ़ जाएगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दिस इज व्हाट पीआर इज। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लेट्स सपोज मेरा कोई सिंगर है, सही है, वो मेरा दोस्त है, सही है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ अपने एडवर्टाइजमेंट में लेकर आ सकता हूँ, सही है। तो बेसिकली वो अगर बहुत मशहूर सिंगर है तो वो मेरे जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा या रेकमेंड करेगा तो उसकी वजह से मेरी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये भी आपका पीआर में आ जाता है। देन देयर इज स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप इज व्हेन अ बिजनेस promote its brand name in financing a event or teams in sports. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की टीम में पेप्सी, टीसीएल, ये सारे स्पॉन्सर्स हैं, इनके आप नाम देखते होंगे। इंडिया में एडिडास है, इनके नाम आप देखते होंगे। तो बेसिकली ये लोगोस वगैरह आपका जब चल रहा होता है जगह जगह इवेंट्स के अंदर, तो दैट इज बेसिकली स्पॉन्सरशिप। अब यूजुअली आप जो ये मेथड इस्तेमाल करते हो, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, आपको एक बजट फॉलो करना पड़ता है। सो बजट इज द फोरकास्टेड और प्रेडिक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट एनुअली। तो हर साल आप जितना अपने प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करते हो, दैट इज बेसिकली योर प्रमोशनल बजट। और प्रमोशनल बजट बनाना क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता चल सके कि कितना मार्केटिंग पे आपका खर्चा होगा और इफेक्टिव स्पेंडिंग आप कर सको। देखिए, बजट बनाने से फायदा ये होता है कि आपकी स्पेंडिंग इफेक्टिव हो जाती है। यू जस्ट स्पेंड योर मनी इन द राइट डायरेक्शन आफ्टर मेकिंग अ बजट। Moving on to factors affecting the methods of promotion. Now, out of these methods, that is sales promotion, sponsorship, advertising, which method you are going to use, it depends on the stage of the product life cycle. फॉर एग्जाम्पल, हमने जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप जो है वो प्राइसेस इंट्रोडक्टरी रखेंगे। ग्रोथ स्टेज पे आप जो है वो प्राइसेस को थोड़ा नॉर्मलाइज करेंगे। तो उसके साथ साथ प्रमोशन भी चल रही होती है। इंट्रोडक्शन स्टेज पे हायर प्रमोशन, ग्रोथ स्टेज पे हायर प्रमोशन, मेच्योरिटी स्टेज पे प्रमोशन बिकम्स लोअर और कांस्टेंट। सेकेंडली, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का नेचर क्या है? वेदर इट इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट और वेदर इट इज अ प्रोड्यूसर प्रोडक्ट। If it is a consumer product, then of course you're going to use television and social media to advertise. However, if it is a business product, then you're going to advertise it in business magazine. Then competitors promotion strategy. Competitor किस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, कोको कोला का कोक स्टूडियो आया था, तो पेप्सी का बैटल ऑफ बैंड्स भी आ गया था। तो मतलब इस तरीके से दोनों म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर की प्रमोशनल स्ट्रेटेजी क्या है, आप उसको फॉलो कर रहे होते हो। देन फिफ्थ इज द मार्केटिंग बजट, कि आपका पैसा जो है वो जितना अवेलेबल है आप उसी हिसाब से अपने प्रमोशन के मेथड सेलेक्ट
करते हो. So it is very important for the marketing mix to be integrated. That means कि आपका प्रोडक्ट, आपकी प्लेस, आपकी प्राइस, आपकी प्रमोशन, चारों चीजें इन लाइन होनी चाहिए. सारी चीजें एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए. ओनली देन you will be able to sell it well. So all the 4P should be integrated. Product should not should be have a good price, a good promotional strategy, and a convenient distribution channel as well. So product should be unique and different from the competitors product as well. And also an effective marketing budget or promotional budget should be allocated among the 4Ps effectively so that all the 4Ps complement each other. So this is your marketing mix completed. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप मार्केटिंग मिक्स को इंटीग्रेटेड रखो. दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन शुड बी वेल इंटीग्रेटेड एज अ टॉपिक, ताकि अगर आप अपना मार्केटिंग मिक्स जो है वो जब इम्प्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो हर चीज जो है वो आपकी इन पॉइंट होनी चाहिए. So this is your marketing mix, and in the next class we are going to start with technology and marketing mix. तो प्रमोशन में से बच्चों को सवाल है तो जल्दी से पूछ लें.